वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने साइंस में चैप्टर 11 इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। आज के वीडियो में हम चैप्टर 12 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ेंगे। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को हिंदी में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं फिजिकल चेंजेस, chemical changes, characteristics of chemical changes, application of chemical changes in everyday life, rusting of iron and prevention of rusting. डियर स्टूडेंट्स, हमने हमारे चारों ओर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस देखे हैं और इनमें से कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्योर फॉर्म में होते हैं और कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो मिक्स्ड फॉर्म में होते हैं और उनमें अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ भी रहती हैं। अब ये जो सब्सटेंस है, सब्सटेंसेस में जो मटेरियल होते हैं और ये कोई इंग्रेडिएंट्स भी हो सकते हैं, केमिकल सब्सटेंस भी हो सकते हैं। तो ये सब्सटेंसेस जो हैं ये वेदरिंग के कारण जो है इनमें परिवर्तन आता है और हमने आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें होने वाले चेंजेस को और यूटेंसिल्स जो कि एयर में जिन्हें हम एक्सपोज कर देते हैं तो हमने देखा है कि उनमें रेडिश ब्राउन कलर की लेयर लग जाती है और सिल्वर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं लॉन्ग टाइम तक अगर पानी के कांटेक्ट में रहते हैं तो उनमें ब्लैक कलर की कोटिंग जम जाती है। ठीक है, और हमारे आसपास के परिवर्तन की तरह हमारी बॉडी में भी कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं और ये हर टाइम ये चेंजेस पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ हमने नोटिस भी किया है, जैसे कि जो फूड हम ईट करते हैं, जो फूड हम खाते हैं वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा पचा लिया जाता है। तो फूड का पाचन होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और हमारे जो बाल हैं, हमारे जो नाखून हैं वो हर दिन यानी प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, ये भी एक चेंज है। और किसी लिक्विड से वो शराब का बनना, वाइन का बनना, ये भी एक चेंज है। और ये जो चेंजेस होते हैं कई टाइप्स के होते हैं। इनमें से स्लो चेंज, फास्ट चेंज, पीरियोडिक चेंज, नॉन पीरियोडिक चेंजेस, डिज़ायरेबल, अनडिज़ायरेबल चेंज और रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल चेंजेस और फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं। तो इस चैप्टर में हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल चेंज में इसका एक एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि हम बर्फ़ को अगर हाथ में रखते हैं तो कुछ समय बाद जो है वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है। और इसका क्या रीज़न है कि हमारी बॉडी में हीट होती है और इसकी वजह से क्या होती है, आइस मेल्ट होने लग जाती है और आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर की एनर्जी यानी जो कि हवा में होती है उससे हवा में जो एनर्जी होती है उसे गेन करने लग जाते हैं और जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है वाटर में। अब ये वाटर को हम फिर से रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाती है। अभी इस चेंज में क्या होता है कि वाटर जो है वाटर और आइस क्या कर रहे हैं, अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहे हैं, यानी लिक्विड से सॉलिड स्टेट और सॉलिड से जो है लिक्विड स्टेट में। अब ये जो ओरिजिनल मटेरियल है ये कैसे ऑब्टेन किए जाएंगे, ये टेम्परेचर में परिवर्तन से इनमें हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। अब जैसे हमने पानी को आइस से हमने वाटर में कन्वर्ट हो गई आइस, और वाटर जो है उसको हमने हीटिंग पे रख दिया। ठीक है, इसको बॉईल करा अच्छे से तो इसमें से वेपर निकलेगी, वाष्प निकलती है और ये जो वाष्प होती है गैसियस फॉर्म में होती है। ठीक है, और जैसे स्टीम ठंडी होती है तो आपने देखा है दूध वगैरह की जो तपेली होती है उसमें अगर हम दूध को गर्म करते हैं और उसे ढक देते हैं तो आप देखेंगे जो प्लेट होती है उस पर छोटी छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं और ये वाटर ड्रॉपलेट जो रहती है ये भाप की फॉर्म रहती है और भाप को जब हम ठंडा करते हैं तो स्टूडेंट्स इससे हमें फिर से लिक्विड फॉर्म मिल जाती है। ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज में क्या होता है कि हम किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करवा रहे हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो ये फिजिकल चेंज का एक एग्जाम्पल होगा। अब कोई मेटल है, अगर हम उसका शेप चेंज कर रहे हैं, जैसे कि कॉपर है, कॉपर की मेटल से हम पतले थिन वायर बनाते हैं, तो हमने क्या किया, इसमें मेटल से हमने वायर्स बनाए हैं, तो यहाँ ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। और लिक्विड का कन्वर्जन अगर हम सॉलिड में करें और सॉलिड का लिक्विड में,
और लिक्विड से हम जो है स्टीम में उसे कन्वर्ट करें और फिर स्टीम को कूल करें तो फिर हमें लिक्विड मिल जाता है। और ये जो है फिज़िकल चेंज है। अब दो सॉलिड्स को हम आपस में मिक्स कर रहे हैं, जैसे कि सॉल्ट और शुगर का हमने सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है, या मिल्क का, और हमने मिल्क में पानी मिला दिया तो ये भी एक सॉल्यूशन है। और इसके अलावा सॉल्ट और शुगर को मिक्स कर दिया या सॉल्ट और वाटर को ऐड कर दिया तो ये मिक्सचर बन गया। तो मिक्सचर दो सॉलिड सब्सटेंस का जो मिक्सचर होता है ये भी जो है फिज़िकल चेंज है। और सॉलिड को अगर हम अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड का डिवीज़न हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर दें, जैसे कि कांच टूटता है, तो ये भी फिज़िकल चेंज है। और अगर हम जो सब्सटेंस है उसके अपीयरेंस में, उसके रंग रूप और बनावट में परिवर्तन ला देते हैं तो ये सभी फिज़िकल चेंजेस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब फिज़िकल चेंजेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या लक्षण हैं, तो ये चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि रिवर्स्ड होते हैं। जैसे कि हमने ये समझा है कि हम आइस से वाटर को हम बॉईल करते हैं तो फिर वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, जो स्टेट है उसको चेंज कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। इसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है क्या? नहीं बनता, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। अब हम केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो पेपर का जलना, जब हम किसी पेपर के टुकड़े को जलाते हैं तो जलने के बाद क्या होता है, ये ब्राउन कलर में टर्न हो जाता है। और इसके बाद जो है ब्राउन कलर में टर्न होने के बाद जो है ये अपनी पूरा जलने के बाद ये राख देता है और पेपर जो है फ्लेम के साथ जलने लग जाता है और जलने के बाद हमें मिलती ऐश, राख मिलती है। और जैसे हम राख को ठंडा करते हैं तो ये जो राख है ये पेपर में कन्वर्टेड नहीं होती है। और ऐसे चेंजेस केमिकल चेंजेस के एग्जांपल हैं। और केमिकल चेंज की डेफिनेशन है, अ रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। तो ऐसी रिएक्शन हमारे चारों ओर होने वाले ऐसे चेंजेस जो कि केमिकल चेंजेस हैं, जहाँ केमिकल चेंज हो रहा है, यानी जब भी कहीं रिएक्शन हो रही है तो वहाँ केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन हो रही है और इसके परिणाम स्वरूप जो है कोई भी नया सब्सटेंस बनता है, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं होता है। जैसे कि हमने पेपर जलाया या हमने क्रैकर्स वगैरह जलाए, जलाने के बाद जो बारूद या ऐश हमें मिलती है उससे हम फिर से क्रैकर्स या पेपर को कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये केमिकल चेंजेस होते हैं कि इसमें जो है न्यू सब्सटेंस में रिएक्शन होती है, दो अलग अलग सब्सटेंसेस में रिएक्शन होती है जो कि अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के होते हैं और इनकी जो ओरिजिनल सब्सटेंस होते हैं वो बनते हैं, यानी कोई नया सब्सटेंस बनता है, बट ये रिवर्सिबल नहीं होते हैं और ये परमानेंट चेंज होते हैं, क्योंकि एक बार अगर पेपर से राख बन गई तो राख से फिर पेपर नहीं बनता है। अब एग्जाम्पल इसके दिए गए यहाँ पर अगर कैंडल जल रही है, ठीक है, और यहाँ पर जो वैक्स है, कैंडल के जलने पर जो वैक्स होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है और जो वाटर है वो वैक्स से डिफरेंट होता है पूरी तरह से। अब मैग्नीशियम रिबन एक मेटल होती है मैग्नीशियम, और इसका सिंबल कैपिटल एम स्मॉल जी होता है और इसकी एक रिबन होती है, रिबन छोटी छोटी रिबन्स होती हैं और इनको जब हम गर्म करते हैं या जलाते हैं और जलाने के बाद ये अपनी ऐश देते हैं, राख देते हैं, जो कि वाइट पाउडर होते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के। तो जब भी किसी मेटल को, चाहे वो कॉपर हो, आयरन हो, मैग्नीशियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, इसे हम हवा की प्रेजेंस में गर्म करते हैं। तो एयर की प्रेजेंस में गर्म करने पर ये जो है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपने मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाती हैं और ये जो मेटल्स होती हैं ये मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। तो मैग्नीशियम एक मेटल है, तो मैग्नीशियम रिबन को हमने एयर की प्रेजेंस में गर्म किया, तो गर्म होने के बाद इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बना लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई और नया सब्सटेंस बन गया, ठीक है। अब
सल्फ़र को अगर हम गर्म करेंगे तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा, क्योंकि सल्फ़र एक नॉन मेटल है। अभी मैंने मेटल के बारे में बताया था। अब कुछ ऐसी नॉन मेटल्स होती हैं जो कि गर्म होने पर या जब वो जलती हैं, और कुछ ऐसे फ्यूल्स होते हैं गर्म होने पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, और जैसे सल्फ़र है तो सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाएगा, जो कि गैस होती है। ठीक है। अब वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में डिकम्पोज होता है जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। पानी में जब इलेक्ट्रिक करंट या पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये डिकम्पोज हो जाता है। और वाटर एक ऐसा लिक्विड है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें पाई जाती हैं। तो वाटर का सिंबल है H2O। मिल्क जो है, गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा दूध जो है अगर ओपन प्लेस पर रखा रह जाता है किचन में तो क्या हो जाता है, वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो कर्ड में कन्वर्ट होना, ये भी किसका एग्जांपल है, केमिकल चेंज का एग्जांपल है। इवन जो कुकिंग की प्रोसेस होती है वो भी केमिकल चेंज का एग्जांपल है। किस तरह से सब्जियों की कटिंग करके उनको जो है ग्रेवी फॉर्म में लाया जाता है, और इसमें जिस भी किसी प्रोसेस में अगर हीट का उपयोग किया जा रहा है और एयर के प्रेजेंस में हो रही है तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस। अब रासायनिक परिवर्तन के क्या क्या गुण हैं, लक्षण हैं। केमिकल चेंजेस परमानेंट होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। एक बार होने के बाद जो है ये अपनी जो प्रीवियस स्टेट होती है उसमें ये कन्वर्ट नहीं होते हैं, और ये परमानेंट होते हैं। और इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी इन्वॉल्व होती है, और जो सब्सटेंस होते हैं उनका कंपोजिशन भी पाया जाता है, और नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ बनता है। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जो चेंज दो सब्सटेंस के बीच में जो चेंजेस होते हैं उनमें उनके फलस्वरूप अगर देखा जाए, अगर उनमें रिएक्शन होती है तो उनके परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट जो है एक गैस का इवोल्यूशन होता है, एक गैस बनती है। जैसे हाइड्रोजन गैस भी बनती है, कुछ केस में ऑक्सीजन गैस का इन्वॉल्व होता है। तो ये ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें गैस का निर्माण होता है, और एक सॉलिड प्रेसिपिटेट भी बनता है। जैसे कि पेपर को गर्म किया तो आपने राख प्रोड्यूस हुई, उससे वो राख में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या है, इसमें सॉलिड प्रेसिपिटेट उसका भी फॉर्मेशन हुआ है। और इसमें क्या होता है कि इससे कलर, स्मेल और फिजिकल स्टेट भी चेंज होती है। अब तीसरा इसका जो कैरेक्टर है वो कि इसमें ये हीट और लाइट का एब्जॉर्प्शन करती है, इवोल्यूशन होता है गैस का, और कई बार जो है हिसिंग साउंड भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें हाइड्रोजन गैस का जो है फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है पॉप साउंड के साथ। और यहाँ पर आप देखेंगे केमिकल चेंज के ये एग्जांपल्स हैं। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, यानी फ्यूल का जलने की जो प्रोसेस होती है उसे कंबशन कहते हैं। कंबशन को हिंदी में दहन कहते हैं। पटाखों का जलना, शुगर का जो चैरिंग होती है शुगर की, डाइजेशन की प्रोसेस, कुकिंग ऑफ फूड, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर फ्रॉम टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें पानी में करंट प्रोवाइड किया जाता है, और करंट की हेल्प से क्या होता है, पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती है पानी में उसका जो है निर्माण किया जाता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ये भी एक केमिकल चेंज है, और रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में भी केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है। अब केमिकल चेंजेस के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या उपयोग है हमारे डेली लाइफ में। तो मेडिसिन्स जो कि केमिकल चेंजेस के ही थ्रू बनती है, इसमें केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है, केमिकल रिएक्शन की एक चेंज होती है और उसी के माध्यम से मेडिसिन का निर्माण किया जाता है। प्लास्टिक है, सोप्स है, डिटर्जेंट्स हैं, और बहुत सारे ऐसे नए मटेरियल्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शन का परिणाम होते हैं। और कुकिंग भी एक केमिकल चेंज है। कुकिंग जो है ये भी केमिकल चेंज की हेल्प से ही संभव होती है, और कुक फूड जो है वो डाइजेशन में इजी टू डाइजेस्ट होता है और अच्छा स्वाद भी देता है। मेटल्स जो कि एक्सट्रैक्टेड होती हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन जो कि सीरीज़ में होती है, उनके परिणाम से ही मेटल जो एक्सट्रैक्टेड होंगी। इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन आपने सुना होगा।
अब केमिकल रिएक्शन जो है ये रेस्पिरेशन और डाइजेशन की प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। जो हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन का इनहेलेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन होता है, यहाँ पर भी एक रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन होती है। और फूड डाइजेशन में भी ऑक्सीजन एक वाइटल रोल प्ले करती है। तो पानी के साथ साथ जो है हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू एंटर करती है और इसका यूटिलाइजेशन डाइजेशन की प्रोसेस में भी किया जाता है। और सर्कुलेटरी या जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसमें भी ऑक्सीजन हेल्प करती है। ठीक है, अब रस्टिंग ऑफ आयरन आप देखेंगे, लोहे पर जंग लगना, और ये भी एक केमिकल रिएक्शन का ही परिणाम है। जब आयरन आर्टिकल्स को लंबे समय तक हवा में या पानी के कांटेक्ट में रहने दिया जाए तो क्या होता है, स्टूडेंट्स, उन पर एक ब्राउन कलर की इस तरह से हल्के डार्क ब्राउन कलर की कुछ पर हल्के कलर की स्टार्टिंग की जो स्टेट है उसमें हल्के कलर की लेयर बनती, फिर वो डार्क ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है और इसे रस्ट कहते हैं। ये जो ब्राउन कलर की लेयर इकट्ठा हो जाती है इसे रस्ट कहते हैं। ठीक है, और ये रस्ट किसका बना होता है, आयरन ऑक्साइड का बना होता है। अब ये आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो लोहे को हम पानी और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखेंगे तो पानी का जो फॉर्मूला है वो H2O है और ऑक्सीजन का O2 है। O2 कहाँ प्रेजेंट है, एयर में, और पानी में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। तो जब आयरन के आर्टिकल्स, आयरन का सिंबल होता है कैपिटल F स्मॉल ई, तो लंबे समय तक ये इनके मॉइस्चर, एयर, वाटर के कांटेक्ट में रहती है तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। आयरन ऑक्साइड का सिंबल है, ये जो केमिकल फार्मूला है वो है Fe2O3। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जंग लगने पर मैंने आपको बताया था जब भी कोई मेटल जो है एयर के कांटेक्ट में आएगी, वाटर के कांटेक्ट में आएगी, वाटर में भी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है तो ये अपने ऑक्साइड्स बनाती है। और मेटल जो ऑक्साइड्स बनाते हैं उन्हें मेटेलिक ऑक्साइड्स कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है टू शो दैट रस्टिंग ऑफ आयरन्स रिक्वायर्ड बोथ ऑक्सीजन, एयर एंड वाटर। अब 3 टेस्ट ट्यूब्स ली गई हैं। एक में जो है हमने ड्राई आइस ली है, जो है इसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस फॉर्म में लिया है, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने लोहे की कील डाली हो। टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर ऊपर से, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर इसकी नेक पर ये कॉर्क लगा हुआ है। इससे क्या होगा कि जो भी नया सब्सटेंस बनता है वो टेस्ट ट्यूब से बाहर नहीं जा पाएगा। तो ये आपको जो दिख रहा है एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, टेस्ट ट्यूब की है, और यहाँ पर नेल अंदर लगी हुई है और इसके अंदर ये आपको वाइट कलर का जो दिख रहा है, ये वाइट कलर का सब्सटेंस दिख रहा है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट से एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया गया इसमें और इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, अब दूसरे टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल वाटर लिया गया है। जो डिस्टिल वाटर है या हम बॉइल्ड वाटर भी ले सकते हैं इसमें, और इसमें निडल डाल दिया आयरन की, जो नेल होती है वो डाल दी है। ठीक है, और कॉर्क लगा दिया। ठीक है, और कॉर्क से टाइटली क्या होता है, इसका जो टेस्ट ट्यूब का जो माउथ होता है वो पूरी तरह से सील्ड हो जाता है। अब ये टेस्ट ट्यूब 3 है, इसमें क्या किया हमने, पानी लिया है और टैप वाटर लिया है। टैप वाटर को इसमें हमने डालने के बाद कॉर्क लगा दिया और कुछ समय बाद हम 3 से 4 दिन बाद इसे एज इट इज़ तीनों टेस्ट ट्यूब को रहने देंगे। और ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब 1 और टेस्ट ट्यूब 2 जो है वो रस्टेड नहीं होती है। देयर इज़ नो रस्टेड ऑन द नेल्स इन टेस्ट ट्यूब 1 एंड टेस्ट ट्यूब 2। ठीक है, अब रिजल्ट में क्या होगा कि टेस्ट ट्यूब 1 में रस्टिंग क्यों नहीं हुई है, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है वाटर नहीं है, कोई मॉइस्चर नहीं मिला, और ड्राई एयर की वजह से क्या है आयरन नेल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। और टेस्ट ट्यूब 2 में आप देखेंगे जो डिस्टिल वाटर होता है, इसमें भी जो है टेस्ट ट्यूब 2 में भी एयर का कोई रोल नहीं था, एयर मॉइस्चर भी नहीं था, और वाटर जो है अकेले इस टेस्ट ट्यूब को कोई भी इसकी वजह से जो है रस्टिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो सिर्फ मॉइस्चर ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए एयर की भी प्रेजेंस होना चाहिए। तो टेस्ट ट्यूब 2 में भी आप देखेंगे कि इसमें जो है रिएक्शन नहीं हुई है। और टेस्ट ट्यूब 3 में आप देखेंगे टैप वाटर है जिसमें कि मॉइस्चर भी होता है, एयर भी प्रेजेंट होती है, और इसकी वजह से जो टेस्ट ट्यूब नंबर 3 है वो रस्टेड हो जाती है। टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में जो आयरन की नेल है वो रस्टेड हो जाती है। तो इससे ये इस एक्सपेरिमेंट से ये शो होता है कि एयर और वाटर
दोनों ही रस्टिंग की प्रोसेस के लिए नेसेसरी होती हैं। अब प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। अब रस्टिंग से कैसे बचाया जाए? तो स्टूडेंट्स, ये जो रस्टिंग की प्रोसेस है, अगर हम आयरन आर्टिकल्स को सेफ ना करेंगे तो कुछ समय बाद जो है कोरोजन की स्थिति आ जाएगी, यानी ये आर्टिकल्स टूट जाते हैं। और कोरोजन की कंडीशन में बड़े बड़े पुल, इमारत जो कि अगर लोहे पे जंग लग जाए, सब इसी बेस पर बनी होती हैं। जो इमारतों का फाउंडेशन होता है और ब्रिज वगैरह जो बनते हैं, ये आयरन सरियों से ही बनते हैं, स्टील से ही बनते हैं। और कुछ समय बाद क्या होता है, जब इस पे कोरोजन हो जाता है तो बड़ी बड़ी इमारतें, पुल वगैरह जो है ढह जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए रस्टिंग का पहले प्रिवेंशन होना चाहिए। जो जंग लगती है उससे हमें आयरन आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट करना है। तो पहली जो मेथड है, इसमें आयरन आर्टिकल्स पर पेंटिंग की जाए उसकी सरफेस पर। तो पेंट करने से भी क्या होता है, उस पर जंग नहीं लगता है। तो आयरन के जो आर्टिकल्स हैं वो डायरेक्ट एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं बाय पेंटिंग। ठीक है, तो अब ग्रीस और ऑयल का यानी लुब्रिकेंट का यूज़ करके भी हम आयरन आर्टिकल्स को सेव कर सकते हैं रस्टिंग से। और आयरन के जो पाइप्स जिनमें से वाटर सप्लाई होता है, तो ये जो आयरन के पाइप्स होते हैं, इनमें जिंक एक मेटल होती है, इसका सिंबल होता है कैपिटल Z और स्मॉल n। तो ये जिंक मेटल की प्रोटेक्टिव लेयर लगा दी जाती है उसके पाइप्स पर और उसे गैल्वेनाइज्ड कर दिया जाता है। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स का यूज़ किया जाता है जिससे आयरन जो है रस्टिंग की प्रोसेस से बच सके। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि कोटिंग ऑफ जिंक, कोटिंग ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में आयरन के आर्टिकल्स या आयरन के पाइप्स वगैरह जो भी आर्टिकल्स हो, उन पे जिंक मेटल की प्रोटेक्टिव लेयर लगा दी जाती है और इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब एलॉइंग का यूज़ करके भी हम जो रस्टिंग से बचा सकते हैं। एलॉय दो या दो अधिक मेटल्स या एलिमेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर होती है और इसमें से एक मेटल होती है। तो आयरन जो है इसलिए इसे कोरोजन से बचाने के लिए जो है दूसरी मेटल्स के साथ इसे मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, जिससे इसके एलॉय बन सके। तो एलॉय क्या होती है? एलॉय को हिंदी में मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक मेटल को मिक्स कर दिया जाता है और उन्हें जो कोरोजन की समस्या है उससे प्रिवेंट किया जाता है और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उसे बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का, और इनमें से एक मेटल होती है और एक जो है नॉन मेटल भी हो सकती है और दो मेटल्स भी होमोजीनियस मिक्सचर में हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि अब ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज को कांसा बोलते हैं। तो कांसा कैसे बनता है? पीतल और कॉपर को यानी तांबे को मिक्स करके कांसा बनाया जाता है। जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज और कॉपर को मिक्स करके पीतल बनाया जाता है। ठीक है, ब्रास बनाया जाता है। अब क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो है क्या होती है इसमें, ये ऐसी प्योर जो सब्सटेंस होते हैं उनको क्रिस्टल की फॉर्म में सेपरेट किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन मेथड में। तो इसके लिए उसको गर्म किया जाता है। अब यहाँ पर एलम यानी फिटकरी जो होती है, एलम पाउडर के क्रिस्टल्स ऑब्टेन करने के लिए प्रोसेस दी गई है। कौन कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत है इसमें? मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं इसमें अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। एक बीकर लेना है जिसमें आधा पानी भरा हुआ हो, और इम्प्योर एलम पाउडर लेना है, और प्योर एलम इसे एक कॉटन थ्रेड से बांधना है। इसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स लेने हैं और ट्राइपॉड स्टैंड लेना है, ऐसा स्टैंड जिसमें 3 स्टैंड्स होते हैं। एक वायर गॉज, एक जो लोहे की जाली होती है वो लेना है, स्प्रिट लैंप लेना है, पेंसिल लेना है और एम्प्टी बीकर यानी खाली बीकर भी लेना है। अब क्या करना है, मेथड क्या है इसकी कि ये जो बीकर हमने लिया है जिसमें हमने आधा पानी भरा था, उस बीकर को हमें वायर गॉज पर रखना है। वायर गॉज क्या है? लोहे की जाली होती है, उस पर रखकर हमें उसे ट्राइपॉड स्टैंड पर रखना है और पानी को गर्म करना है नीचे स्प्रिट लैंप की हेल्प से। ठीक है, और इसमें कुछ मात्रा में जो इम्प्योर एलम पाउडर भी डालना है, गर्म होना। फिर जब वो एलम पाउडर उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, फिर उसमें हमें और इम्प्योर एलम पाउडर ऐड करना है। और इस प्रोसेस को कब तक कंटिन्यू करना है? जब तक कि जो एलम पाउडर है वो डिज़ोल्विंग यानी डिज़ोल्व होना, घुलना बंद ना कर दे। ठीक है, अब ये हॉट सॉल्यूशन को हमें दूसरे बीकर में जो है
डालना है और इससे हमें क्या करना है, पहले छानना है। तो फ़िल्टर पेपर लगाना होगा दूसरे बीकर में, और फ़िल्टर पेपर क्या करता है, जो इम्प्योरिटीज़ है उनको फ़िल्ट्रेट करने का काम करता है। तो दूसरे बीकर में जैसे हम उसे फ़िल्ट्रेट करेंगे तो जो एलम हमें मिलेगा वो क्रिस्टल फॉर्म में होगा। तो हमें एलम के बड़े क्रिस्टल्स भी मिलेंगे और छोटे क्रिस्टल्स भी मिलेंगे उस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो क्रिस्टल्स को हम सेपरेट करते हैं फिल्ट्रेशन मेथड की हेल्प से। और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, यूरिया, शुगर, इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो इस मेथड से यानी क्रिस्टलाइजेशन मेथड से ही सेपरेट होते हैं। अब चैप्टर की एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे, इसे सॉल्व करना है हमें। चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड, ऐसे सब्सटेंस जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, अब इनमें से कौन सा ऐसा चेंज जो फिजिकल चेंज है। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल केमिकल चेंज है, रेस्पिरेशन भी केमिकल चेंज है, रस्टिंग भी केमिकल चेंज है। ऑप्शन बी इवेपोरेशन, ये एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो रस्टिंग की मेथड, जो रस्टिंग की प्रोसेस है उसे हम कौन सी मेथड से प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। पहली मेथड है गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एलॉइंग, ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दिस, तीनों से ही हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेकिंग ऑफ वुड विद हैमर इज, जब हम लकड़ी को हथौड़े से पीटेंगे तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, बल्कि वो जो है ये कच्चे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। लकड़ियाँ जो नॉन मेटल्स होती हैं ब्रिटल होती हैं, तो ये पाउडर की फॉर्म में पाउडरी मास दे देंगे, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो है नो चेंज आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए केमिकल चेंज, अब इनमें से कौन सा चेंज केमिकल चेंज है। पानी का गर्म होना, इवेपोरेशन, कटिंग वेजिटेबल्स, शार्पनिंग ऑफ अ पेंसिल। तो पेंसिल को छीलना या फिर पानी का भाप बनकर उड़ना और वेजिटेबल की कटिंग करना, ये सब फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग वाटर एक केमिकल चेंज है। आप फिल इन द ब्लैंक्स हम देखेंगे। आवर नेल्स एंड हेयर ग्रो एवरी डे, व्हेन वी कीप आइज इन आवर palm it changes into water due to heat of our body. Milk changes to curd when a few pieces of curd are added to it and allow it to stand overnight. नेक्स्ट है इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट एंड टेस्ट गुड। तो कुकड फूड जो है ये ईजी टू डाइजेस्ट होता है और अच्छा टेस्ट देता है। और रस्टिंग का केमिकल नेम है आयरन ऑक्साइड। आप टिक द करेक्ट आंसर आप देखेंगे, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स में आप फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल, फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। केमिकल चेंजेस डज नॉट फॉर्म एनी न्यू सब्सटेंस, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई क्योंकि केमिकल चेंजेस से नए सब्सटेंस बनते हैं। रस्टिंग टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड लाइट, तो रस्टिंग जो है वो मॉइस्चर और लाइट के प्रेजेंस में होती है, तो ये जो है यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई क्योंकि मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंट में रस्टिंग होती है। एलॉय प्रिवेंट्स रस्टिंग, एलॉय जो है रस्टिंग से बचाते हैं, स्टेटमेंट ट्रू है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम लिक्विड इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज इन अवर बॉडी, तो हमारे बॉडी में किसी लिक्विड से जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है ये भी केमिकल चेंज है, तो ये स्टूडेंट्स सही है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर फिजिकल और केमिकल चेंज को हमें पहचानना है। ग्लोइंग ऑफ बल्ब, बल्ब का जलना फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ बटर, बटर का पिघलना, फूड का डाइजेशन, यूरिन का फॉर्मेशन, ये क्या है, तो बटर का मेल्ट होना ये फिजिकल चेंज है। फूड का डाइजेशन केमिकल चेंज है, यूरिन का फॉर्मेशन भी केमिकल चेंज है। पत्तियों का जलना, पटाखों का जलना और पेपर का जलना, ये सभी जो है केमिकल चेंजेस है। नेक्स्ट टीयरिंग ऑफ पेपर इनटू पीसेस, पेपर को टुकड़ों में या पेपर को टुकड़ों में फाड़ना या पेपर के जो टुकड़े होते हैं वो फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। और रेस्पिरेशन एक केमिकल चेंज है। वैक्स का पिघलना जो है ये फिजिकल चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन जो है ये केमिकल